नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे छोटे भाइयों बहनों, आईएएस आरएएस पिदारजे में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मेरे मित्रों, आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, वो आपके विद्यार्थी जीवन में बहुत छोटी सी समस्या है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत पावरफुल होता है जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल से बाहर आते हैं। तो आपको कई कई बार ऐसा लगता है एग्ज़ाम में कि सर ये प्रश्न पढ़ा था, मैंने कई बार पढ़ा था, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में मैं रिकॉल नहीं कर पाया, मुझे याद नहीं आया। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आप कंफ्यूज रहते हो कि ये हो सकता है, ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। तो दोस्तों, ऐसा होता क्यों है और इससे बचने का क्या कोई उपाय है? तो दोस्तों, मैं आपको पहले एक सबसे छोटी एक चीज़ बताता हूँ। 2 सेकंड, ज़्यादा 10 सेकंड में अपन ख़त्म करेंगे कि आप जब मार्केट में निकलते हो तो हज़ारों चेहरे देखते हो, हज़ारों चेहरे देखते हो, लेकिन जब आप घर पे आते हो आपको शायद ही कोई चेहरा याद होता हो। यदि कोई चेहरा आपने चलते फिरते थोड़ा सा ढंग से भी देख लिया है तो वो आपके सामने आ जाए तो आपको ऐसा लगेगा कि ये वो व्यक्ति था या नहीं था। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है मेरे मित्रों कि आपके ब्रेन को कमांड नहीं थी उन चीज़ों को क्लियरली मेमोरी के अंदर डालने की, इसीलिए आप उन सारे लोगों के चेहरे को नहीं जानते। लेकिन जब आप किसी दुकानदार से कोई चीज़ लेके आते हो आपको याद रहता है उसका चेहरा, क्योंकि वो आपके दिमाग के पास कमांड गई थी कि हम इस व्यक्ति से ले रहे हैं, इस व्यक्ति से हमारा कोई काम है। तो वो कमांड क्या हुई, दिमाग ने स्वीकार की और उसको अपने जो स्ट्रॉन्ग मेमोरी है वहाँ डाल दिया कि भाई ये चेहरा मुझे याद है। कई दिनों तक वो चेहरा आपको याद रहता है। ठीक है, इसी तरह से आपकी पढ़ाई के अंदर होता है। जब आप किसी टॉपिक को पढ़ने के लिए उठाते हो और सामान्य तौर पर उसको पढ़ते हुए चले जाते हो, टिक करते हुए चले जाते हो, तो आपके ब्रेन के पास उस समय पर ऐसी कोई कमांड नहीं होती है कि हमें इस टॉपिक को इस तरह से पढ़ना है, हमें इस टॉपिक में से इन चीज़ों पर विशेष ध्यान दे के चलना है, हमें इस टॉपिक में से कोई आउटपुट लेना है तो उसको किस तरह से डिजाइन करके दिमाग के अंदर रखना है। ऐसी कोई कमांड नहीं होती है। आप सीधा टॉपिक उठाते हो, पढ़ते हो, निकल जाते हो। फिर क्या होता है, जब हम इसी तरह से रीडिंग करते रहते हैं, हम कहते हैं सर हमने 4 बार रिवीजन किया था, 5 बार रिवीजन किया था, लेकिन उसका फ़ायदा कुछ नहीं होता मित्रों। उसका यही होता है कि लास्ट में कन्फ्यूजन, और लोगों को 4 में से भी एलिमिनेट नहीं कर पाते, और आप जब उसको 2-3 बार ऐसे पढ़ लेते हो तो 2 तक पहुंच जाते हो, फिर 2 में कन्फ्यूज हो जाते हो। होना आपको कन्फ्यूज ही है लास्ट में। तो क्या इस चीज़ से बचने का कोई तरीका है? किसी चीज़ को किस तरह से सर तैयार करें फिर कि हमें एग्जामिनेशन हॉल में इन सारी समस्याओं का समाधान हो जाए, आराम से इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े? तो दोस्तों, इसका एक बड़ा सिंपल सा है। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि इसका साइंटिफिक प्रोसेस ये है, आपको इस तरह से पढ़ना चाहिए, इसका परंपरागत ये है, इस तरह से पढ़ना चाहिए। आप जिस तरह से पढ़ते हो वही आपके लिए साइंटिफिक है, वही आपके लिए सर्वोत्तम है। मैं तो बस एक जनरल तरीका बता रहा हूँ जिसको यदि आप फॉलो करोगे तो आपको डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होने वाला है। आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे हम एक टॉपिक उठा लें, फंडामेंटल राइट, ठीक है, प्रस्तावना उठा लेते हैं। प्रस्तावना सबने पढ़ी होगी दोस्तों। आप यदि सीधा प्रस्तावना पे जाएंगे, प्रस्तावना को पढ़ेंगे, चाहे आप 4 बार 5 बार पढ़ लें, लेकिन जब उसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनेंगे तो कहीं ना कहीं स्लिप आउट हो जाएगा। लेकिन जब आप प्रस्तावना को पढ़ने से पहले उसके पास्ट ईयर के प्रश्नों को ढंग से पढ़ेंगे, एनालिसिस करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे। पहले ही आप, कई बच्चे सॉल्व करने बैठ जाते हैं कि इसका डी है, इसको रट लो, प्रस्तावना का किसने खाका पेश किया था उसको रट लो, उस चीज़ का किसने किया था उसको। तो आपको ये नहीं करना है, आपको सिर्फ प्रश्न का एनालिसिस करना है कि प्रश्न हमसे पूछा कि कौन कौन सा शब्द पीछे जोड़ा, कब लागू हुआ, किस प्रस्ताव के द्वारा लागू हुआ। तो आपको बताना है अपने दिमाग को, किसमें प्रस्ताव के बारे में पूछ रहा है, कौन से प्रस्ताव के बाद हमने प्रस्तावना को इंक्लूड किया। इस तरह की चीज़ें जब आपका ब्रेन कमांड के रूप में फॉलो करेगा, ठीक है, कि प्रस्तावना में साहब कौन कौन से शब्द हैं, किस तरह के न्याय की चर्चा हुई है, कब हमने उसको अंगीकृत आत्मसमर्पित किया, इस तरह के कमांड पहले आप दिमाग को दो। उन प्रश्नों का एनालिसिस करो। उसके बाद आप अपने टेक्स्ट पर पहुंचिए और फिर उसको पढ़िए। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपका दिमाग आपको जगह जगह पर क्लिक करता चला जाएगा, बताता जाएगा कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट आ गई, इसको डाल लूँ क्या अंदर। तो जैसे ही आप बोलोगे यस, तो वो उसका एक पैकेट, एक फोटोन के रूप में मेमोरी को सेव करता जाएगा।
जैसे आपके कंप्यूटर में फोल्डर वाइज होता है, उस तरह से फिर वो सेव करेगा। जब आपकी मेमोरी के अंदर इस तरह से टॉपिक सेव होंगे तो जब भी आप एग्जामिनेशन के अंदर बैठेंगे कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगा। आपको टेक्स्ट को पढ़ने के बाद फिर प्रश्नों पर जाना है और फिर उसको सॉल्व करना है। आप यदि ये 3 स्टेप प्रोसेस फॉलो करते हो, डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। आप जैसे भी पढ़ते हैं, जिस तरह से भी पढ़ते हैं, आप पढ़िए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका ब्रेन जिस तरह से चीज़ों को कवर करता है करिए। आप अपना तरीका आप मत बदलिए। अब बहुत समय निकल चुका है, अब तरीका बदलने से कोई लाभ नहीं है। आप यदि अब तरीका बदलोगे, दूसरा तरीका अडॉप्ट करोगे, जब तक 2-3 महीने गुजर जाएंगे आपका प्रीलिम्स पास आ जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है। और दोस्तों दूसरी बात यह है कि आप अपने 24 घंटे में से वो घंटे डिसाइड कीजिए जब आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हो। हर व्यक्ति दिन के अलग अलग समय पर प्रोडक्टिव होता है। कोई गुड मॉर्निंग में हो जाता है, सुबह उठ के बैठता है और प्रोडक्टिव होता है वो। कई लोग सुबह जब उठते हैं तो सुस्त होते हैं, वो दोपहर में प्रोडक्टिव होते हैं। कई लोग नाइट में प्रोडक्टिव होते हैं। तो आपका जो सबसे प्रोडक्टिव टाइम है उस टाइम को देखिए, महसूस कीजिए कि आपकी बॉडी कौन से समय पर, दिन के समय पर सबसे ज़्यादा काम करती है, सबसे ज़्यादा दिमाग आपका एडॉप्ट करता है चीज़ों को। आप उसी समय पर अपना काम करिए। इससे क्या होगा, आप बॉडी की एफिशिएंसी को मैच करेंगे। हो सकता है आपकी क्षमताएं और बढ़ जाएं, चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से कवर कर पाएंगे। बाकी दोस्तों एक और चीज़ है, मैंने आपसे एक बार कहा था कि अक्टूबर तक आपका प्रीलिम्स का एनकाउंटर हो सकता है, तो डेफिनेटली होगा ही होगा। आप किसी की बातों में ना आए, अक्टूबर को ध्यान में रख के ही तैयारी करें। इन द केस अगर नवंबर में भी होता है तो आपको रिवीजन का ही टाइम मिलेगा। लेकिन यदि आप नवंबर दिसंबर को ध्यान में रख के तैयारी कर रहे हैं और वो अक्टूबर में आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। तो मेरे मित्रों, उम्मीद करता हूं कि जो आपकी थोड़ी बहुत परेशानी थी उसमें से मैं अगर एक बच्चे की समस्या भी समाधान कर पाया हूं तो मेरा वीडियो बनाना सार्थक है। तो दोस्तों इसी तरह से आपकी छोटी छोटी समस्याओं का मैं समाधान लाता रहूँगा, जो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं मदद करेंगी। तो मेरे मित्रों, मिलते हैं आपसे नई समस्या और नए समाधान के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।